किसी समाज की जो जड़ें होती हैं उन्हें हिलाने के लिए क्या लगता है। आज हम एक ऐसे ही इंसान की कहानी में उतरने वाले हैं जिन्होंने ठीक यही काम किया था। नाम है पेरियार। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर कुछ लोगों के मन में श्रद्धा आती है तो कुछ के मन में विवाद। पेरियार के विचारों की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए बस ये एक लाइन ही काफी है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये उस पूरी क्रांति की बुनियाद है जिसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जिया। तो चलिए इस सोच की गहराई में उतरते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आज की हमारी चर्चा में हम पेरियार की जिंदगी और उनके काम को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे उन्होंने ईश्वर की धारणा को ही चुनौती दी। फिर देखेंगे उनके आत्मसम्मान आंदोलनों को। इसके बाद समानता के लिए उनकी लड़ाई पर नजर डालेंगे। फिर समझेंगे कि द्रविड़ राजनीति की नींव में उनका क्या रोल था, और आखिर में बात करेंगे उनकी विवादित विरासत की। तो कहानी शुरू होती है उस दौर से जब पेरियार का जन्म हुआ था। सोचिए, एक ऐसा समाज जहां ब्राह्मणवादी परंपराओं की पकड़ बहुत बहुत मजबूत थी। जाति व्यवस्था सिर्फ किताबों की बात नहीं थी, वो लोगों की जिंदगी का सच थी, हर दिन का सच। और इस पूरे सिस्टम को बनाए रखने का सबसे बड़ा जरिया था धर्म। पेरियार का तर्क बहुत सीधा था। उनका मानना था कि भगवान का कॉन्सेप्ट, ये पूरा आइडिया इंसानों ने ही बनाया है। और क्यों बनाया? ताकि ऊंची जातियां समाज पर अपना कंट्रोल रख सकें और जो हाशिए पर हैं उनका शोषण कर सकें। उनके लिए धर्म कोई आध्यात्म की चीज नहीं थी। नहीं, ये एक औजार था, सोशल पावर का, सामाजिक नियंत्रण का। एक ऐसा हथियार जिससे लोगों को काबू में रखा जा सके ताकि वो कभी सवाल ही ना उठाएं। और फिर उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। साल था 1904 और वो वाराणसी गए थे तीर्थ यात्रा पर। लेकिन वहां उन्होंने जो देखा, जो भेदभाव महसूस किया, उसने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। उनका हिंदू धर्म से विश्वास ही उठ गया। बस यही वो पल था जिसने उन्हें नास्तिक बना दिया। और यहीं से वो उस रास्ते पर चल पड़े जहां उन्होंने सिर्फ रीति रिवाजों पर नहीं, बल्कि धर्म की पूरी बुनियाद पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो जब उन्होंने धर्म और ईश्वर पर सवाल उठा दिए तो वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक पूरा आंदोलन खड़ा किया। और इसका मकसद कोई छोटा मोटा सुधार करना नहीं था। नहीं, वो तो पूरे सामाजिक ढांचे को ही बदलना चाहते थे। और यहीं से जन्म होता है आत्मसम्मान क्रांति का। तो ये आत्मसम्मान आंदोलन था क्या? 1925 में पेरियार ने इसे शुरू किया था। इसका मकसद था गैर ब्राह्मणों के मन में अपनी गरिमा, अपना आत्मसम्मान जगाना। कैसे? जाति को नकार कर, धार्मिक रस्मों को नकार कर और समाज में ऊंच नीच के पूरे सिस्टम को नकार कर। देखिए, पेरियार के लिए असली आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, बल्कि दिमागी और सामाजिक गुलामी से भी थी। इस आंदोलन का बस एक ही मकसद था, लोगों को यह एहसास दिलाना कि उनकी कीमत उनके जन्म से नहीं, बल्कि उनके इंसान होने से है। और इस आंदोलन के लक्ष्य बहुत साफ और बड़े थे। सबसे पहले, जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना। दूसरा, अंधविश्वास की जगह तर्क और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना। तीसरा, जो कि बहुत जरूरी था, वो था लैंगिक समानता, यानी महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाना। और आखिर में उन सभी ब्राह्मणवादी रीति रिवाजों और पुजारियों को पूरी तरह से नकार देना जो इस भेदभाव को बनाए रखते थे। तो ये तो हो गए विचार, लेकिन पेरियार ने इन विचारों को असल जिंदगी में कैसे लागू किया? क्योंकि उनका काम सिर्फ बोलने तक ही सीमित नहीं था, उन्होंने सीधे एक्शन लिया। पेरियार ने जाति व्यवस्था पर सीधा हमला बोला, जैसे कि 1924 का वाइकोम सत्याग्रह। वो इस आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। मंदिरों में सबके प्रवेश के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। इतना ही नहीं, उन्होंने खुलेआम मनुस्मृति जैसी किताबों को जलाया, क्योंकि वो मानते थे कि ये ग्रंथ भेदभाव सिखाते हैं। वो जातियों की दीवारों को तोड़ने के लिए अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देते थे। और हाँ, नौकरियों और पढ़ाई में गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षण के वो बहुत बड़े पैरोकार थे। और उनके सुधार कितने रैडिकल थे, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आत्मसम्मान विवाह। जरा सोचिए, एक तरफ पारंपरिक हिंदू शादी जिसमें पुजारी चाहिए, बहुत सारे धार्मिक रीति रिवाज होते हैं और अक्सर अपनी ही जाति में शादी होती है। दूसरी तरफ पेरियार का आत्मसम्मान विवाह, जिसमें कोई पुजारी नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, बस दो लोगों की आपसी सहमति और बराबरी का वादा। ये दहेज और जातिवाद पर एक सीधा और करारा प्रहार था। और बात सिर्फ जाति तक नहीं थी। महिलाओं के अधिकारों को लेकर पेरियार अपने समय से दशकों, शायद सदियों आगे थे। उस जमाने में जब महिलाओं को घर की चारदीवारी में रखा जाता था, वो उनकी पढ़ाई, उनकी नौकरी और संपत्ति में उनके हक की बात कर रहे थे। बाल विवाह और दहेज के तो वो कट्टर दुश्मन थे।
और सुनिए, वो तलाक, विधवा पुनर्विवाह और यहाँ तक कि महिलाओं के अपने शरीर पर अधिकार यानी रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी तक की वकालत कर रहे थे। ये बातें आज भी कई लोगों के लिए बहुत आगे की हैं। अब पेरियार का असर सिर्फ समाज सुधार तक नहीं रुका। उनके आंदोलन से एक ऐसी राजनीतिक लहर पैदा हुई जो आज तक तमिलनाडु की पॉलिटिक्स की दिशा तय करती है। ये टाइमलाइन सब कुछ साफ कर देती है। कहानी 1916 की जस्टिस पार्टी से शुरू होती है, जो ब्राह्मणों के दबदबे को चुनौती देने के लिए बनी थी। 1938 में पेरियार इसके नेता बने और पहले हिंदी विरोधी आंदोलनों को लीड किया। 1944 में इसी पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़र कड़गम यानी डीके रखा गया। और फिर देखिए, 1949 में सीएन अन्नादुरई ने डीके से अलग होकर डीएमके बनाई। और फिर 1972 में एमजी रामचंद्रन डीएमके से अलग होकर एआईएडीएमके बनाते हैं। तो आज की तमिलनाडु की जो बड़ी पार्टियां हैं, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं पेरियार के आंदोलन से ही जुड़ी हैं। और उनकी राजनीति का एक बहुत ही विवादास्पद पहलू भी था। पेरियार को लगता था कि उत्तर भारत की आर्य संस्कृति और राजनीति दक्षिण भारत पर जबरदस्ती थोपी जा रही है, और इसका मुकाबला करने के लिए उन्होंने एक अलग आज़ाद देश की मांग की, जिसका नाम था द्रविड़ नाडु। तो अब सवाल ये उठता है कि पेरियार की विरासत को कैसे देखा जाए। क्या वो एक संत थे, एक समाज सुधारक, या फिर एक अलगाववादी? ये एक बहुत ही जटिल सवाल है। उनकी पूरी लड़ाई को समझने के लिए शायद उनका ही एक सवाल हमारी मदद कर सकता है। वो पूछते थे, अगर कर्म सच में होता है तो अमीर हमेशा अमीर घर में और गरीब हमेशा गरीब घर में ही क्यों पैदा होता है? ये एक सीधा सवाल है जो उस सामाजिक अन्याय की जड़ पर चोट करता है, जिसके खिलाफ वो पूरी जिंदगी लड़ते रहे। तो देखिए, पेरियार की विरासत के दो पहलू हैं। एक तरफ उन्हें एक महान सुधारक के रूप में देखा जाता है, द्रविड़ आंदोलन का जनक, सामाजिक न्याय का चैंपियन, महिला अधिकारों का अगुवा और तर्कवाद का प्रचारक। वहीं दूसरी तरफ उनकी आलोचना भी होती है, उनकी ब्राह्मण विरोधी बयानबाजी के लिए, एक अलग देश की मांग करने के लिए। और कुछ लोगों का मानना है कि उनके कामों से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। 70 साल की उम्र में उनका विवाह भी एक बड़ा विवाद बना। आप उनके बारे में जो भी राय रखते हो, एक बात तो माननी पड़ेगी, अपने मकसद के लिए उनका समर्पण कमाल का था। वो 94 साल की उम्र तक, अपनी आखिरी सांस तक अपने सिद्धांतों के लिए लड़ते रहे। उनकी पूरी जिंदगी इस बात का सबूत है कि सामाजिक बदलाव के लिए लगातार कोशिश करना क्या होता है। और आखिर में पेरियार की जिंदगी हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सवाल ये कि कोई भी समाज अपनी परंपराओं का सम्मान करने और सामाजिक बराबरी हासिल करने के बीच संतुलन कैसे बना सकता है? एक ऐसा समाज कैसे बनाया जाए जहां परंपरा भी रहे और हर इंसान को बराबरी और सम्मान भी मिले? पेरियार का पूरा जीवन शायद इसी सवाल का एक बहुत ही साहसिक जवाब ढूंढने की कोशिश थी।